दोस्तों नमस्कार, मैं गौरव अरोड़ा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल मेडीबाइट्स पर। दोस्तों आज की ये जो वीडियो है वो मैं कोरोना वायरस के ऊपर बनाने जा रहा हूं। कोरोना वायरस NCOV के नाम से जाना जाता है और इस वायरस ने ऐसा आउटब्रेक मचाया है अभी 2019 से लेके और 2 महीने के अंदर अंदर कि 1,05,586 लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, कोरोना वायरस को लेकर मैंने देखा है बहुत सारी गलत फहमियां लोगों के मन में हैं, बहुत सारे गलत मैसेजेस लोग एक दूसरे को भेज करके गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और आधी अधूरी नॉलेज या गलत इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर बीमारी के बारे में जिसको कोविड-19 बोला जा रहा है या फिर इस पर्टिकुलर वायरस के बारे में कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आपको गलत दिशा में लेकर जा सकती है, जिससे कि बहुत सीरियस इलनेस हो सकती है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है और ये स्प्रेड रुकेगा नहीं बल्कि इसमें डेथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है, जो भी डेटा मैं आप तक प्रेजेंट कर रहा हूं वो सारा WHO से लिया हुआ डेटा है। जितनी रिसर्चेज आज तक बड़े बड़े साइंटिस्ट कर चुके हैं वो सब रिसर्च पेपर्स पढ़ने के बाद मैं आप तक ये डेटा पहुंचा रहा हूं। तो ये 100% ऑथेंटिकेटेड डेटा आपके पास कोरोना वायरस के बारे में आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो को पूरा देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, करना मत भूलिएगा। तो मैं शुरू करता हूं दोस्तों। पहले आपको एक नॉमिनल इंफॉर्मेशन मैं दे दूं कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस पुराना वायरस है। कोरोना वायरस जनरली एनिमल्स में पाया जाता है। 2003 में चाइना में सार्स नाम की बीमारी आपको याद होगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है वो फैल गई थी। वो भी कोरोना वायरस की वजह से फैली थी, बट वो एक अलग तरीके का कोरोना वायरस था जो कि बिल्लियों से इंसानों में फैला था। उसके बाद 2012 में भी एक आउटब्रेक हुआ कोरोना वायरस का मिडल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया साइड में। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसको नाम दिया गया, इसीलिए मर्स कोरोना वायरस इस कोरोना वायरस को नाम दिया गया और ये भी 2012 में आतंक मचा चुका है। तो एनिमल से कभी कभी वायरस जो है इंसानों के अंदर आ जाता है, इसको हम बोलते हैं स्पिल ओवर होना। तो ये स्पिल ओवर हुआ है, जैसे पहले कोरोना वायरस के केस में बिल्लियों से और ऊंट से हुआ था, कैमल से हुआ था। अभी वाले कोरोना वायरस में कहा जा रहा है कि बैट से हुआ है या स्नेक से हुआ है, लेकिन अभी कोई भी कंफर्म चीज नहीं है कि इसका ओरिजिन क्या है। तो अभी तक ये अननोन ओरिजिन से है। अब कोरोना वायरस की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। कोरोना का मतलब होता है क्राउन और वायरस आप जानते ही हैं कि एक जीवाणु को वायरस बोला जाता है। जैसे फंगस, बैक्टीरिया ये सब जीवाणु है, ऐसे ही वायरस भी एक तरीके का जीवाणु है जो आपको बीमार कर सकता है। अभी जितने डिफरेंट तरीके के कोरोना वायरस है जनरली रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ही क्रिएट करते हैं, यानी आपकी सांस की नली को सबसे ज्यादा इन्फेक्ट करते हैं और साथ ही साथ कुछ एक कोरोना वायरस जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी क्रिएट कर देते हैं। ये जो डिजीज है कोरोना वायरस की डिजीज, इसका नाम है कोविड-19 और ये डिजीज जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत इजीली फैल जाती है। इसके ट्रांसमिशन के 2 मेजर मोड्स हैं। सबसे पहला है, अगर कोई सिक पर्सन यानी कोई बीमार व्यक्ति आपके सामने छींकता है या खांसता है, डायरेक्ट जब उसकी ड्रॉपलेट्स आपके सराउंडिंग में हवा में जाती हैं तो वो हवा में 1 मीटर के दायरे के अंदर अंदर हवा में रह सकती हैं, उसके बाद वो सेटल डाउन हो जाती हैं। इसलिए अगर आप किसी बीमार व्यक्ति के 1 मीटर के दायरे के अंदर अंदर होंगे तो आपके बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, किसी भी भीड़ भाड़ की जगह पे आप जाते हैं तो आप 1 मीटर का दायरा बना के रखेंगे लोगों से। दूसरी जो मेन चीज है वो ड्रॉपलेट से तो चलो फैल ही रहा है। जब वो व्यक्ति जो बीमार है अगर उसने मास्क नहीं पहना है तो एयर में भी जा सकता है ये ड्रॉपलेट्स, और हाथों में जनरली हम इस तरीके से छींकते या खांसते हैं तो हाथों में खांसने के बाद या छींकने के बाद ये वायरस बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस हो सकता है। और जब हाथों में एक बार आ गया, आप किसी से हाथ मिलाएंगे उसको हो जाएगा। आप इसी हाथ से 10 चीजों को टच करते हैं, उन चीजों को जो भी आदमी टच करेगा उसके हाथों में चला जाएगा और वो हाथ जब अपने फेस पर लगाएगा तो उसको भी ये इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रांसमिट हो रही है डिजीज किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। अब बात करते हैं कि पता कैसे लगाया जाए कि ये बीमारी किसी को है कि नहीं है। लेकिन इसके सिम्टम्स जो है जनरल फ्लू इन्फ्लुएंजा के लक्षण से मिलते जुलते लक्षण है, इसीलिए दोनों में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है और शुरू के दिनों में ये सिम्टम बहुत माइल्ड होते हैं तो नॉर्मल सी बीमारी लगती है। लेकिन ये सिम्टम है क्या, उस पर थोड़ा नजर डालिएगा। 90% लोग, जितने भी लोगों को अभी तक कोरोना वायरस हुआ है, 1,05,000 लोगों को जो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, उन लोगों में से 90% लोगों को फीवर की शिकायत रही है। 10% में एसिम्प्टोमेटिक भी रहा है, मतलब फीवर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा उनको, लेकिन कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है। तो ये जो 90% लोग हैं इनको बुखार हुआ है। 80% लोगों को ड्राई कफ की शिकायत हुई है, यानी सूखी खांसी जिसको हम बोलते हैं, उस तरीके की शिकायत हुई है। और साथ में एक तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इन चीजों के
के साथ, वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस लेने में तकलीफ। तो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, साथ में आपको खांसी है, सूखी खांसी और फीवर भी चढ़ रहा है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि कोरोना वायरस हो सकता है। आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को जाके ये सारे लक्षण बताने चाहिए और लक्षण बताने के बाद वो आगे टेस्ट करवाएगा, जिससे कि वो कंफर्म करेगा कि ये कोरोना वायरस है या नहीं है। जल्दी जितना आप इसके सिम्टम्स को पहचान करके इसके ऊपर एक्शन लेंगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि 80% लोगों में माइल्ड सिम्टम्स हैं। अगर माइल्ड सिम्टम्स के टाइम पे ही पता लग जाए कि कोरोना वायरस है तो हॉस्पिटलाइज करके क्लिनिकल केयर देके आपको ठीक किया जा सकता है। अभी बात करते हैं कि डॉक्टर कैसे कंफर्म करेगा। जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो लैब लेने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है। वो टेस्ट क्या है? टेस्ट का नाम है पीसीआर, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक तरीके का जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग है वायरस का। एक जेनेटिक फिंगरप्रिंट चाइना ने अपना जो शुरुआत में वहां से भेजा था, ऐसा ही जेनेटिक फिंगरप्रिंट जहां पर भी पाया जाएगा, जिस भी पेशेंट के अंदर पाया जाएगा, तो ये मान लिया जाएगा कि उसको भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, एनसीओवी का इन्फेक्शन हुआ है, नोवल कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। इसकी रिपोर्ट आने में 24 से 48 घंटे का समय लग सकता है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये टेस्ट जो है वो जनरली आपके नजदीकी लेबोरेटरी में नहीं होता है। अभी फिलहाल WHO कोशिश कर रहा है कि कोई आसान तरीका इस टेस्ट का निकाला जाए जो कि आपके नजदीकी लैब में भी हो पाए, बट अभी तक वो पॉसिबल नहीं हो पाया है। अभी तक कुछ नोडल सेंटर्स ही है जहां पर ये टेस्ट किया जा सकता है। जैसे दिल्ली में जो एम्स है वो एक नोडल सेंटर है पूरे इंडिया के लिए भी, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हर स्टेट में एक अलग से नोडल सेंटर है जहां पर लेबोरेटरी फिक्स की गई है जो कि इसका टेस्ट पर्टिकुलरली उस स्टेट में कर सकती है। तो आपकी स्टेट में, आपके सराउंडिंग स्टेट में कोई ना कोई लेबोरेटरी जरूर होगी जिसमें ये टेस्ट किया जा रहा है। और ये लिस्ट जो है मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा दिया। इन सभी जगहों पर जो है ये टेस्ट अभी अवेलेबल है पूरे इंडिया में। अब बढ़ते हैं, अगर डिटेक्ट हो गया आपको कोरोना वायरस तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देगा आपको। तो मैं बता दूं आपको, नोवल कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए कोई एंटीवायरल ड्रग अभी तक नहीं बन पाई है। रिसर्चर्स बहुत तेजी से इस पर रिसर्च कर रहे हैं, काफी सारी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसीज लगी हुई हैं जो कि इस पर रिसर्च कर रही हैं, लेकिन अभी तक ये रिसर्च सक्सेसफुल नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से अभी कोरोना वायरस जो है उसको कंप्लीटली नहीं मारा जा सका है। वायरस के लिए काफी एंटीवायरल ड्रग्स अलग अलग कंट्री में, अलग अलग एंटीवायरल ड्रग्स को अथॉरिटीज ने, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने अप्रूव कर दिया है ताकि पेशेंट्स को वो दी जा सके। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो अप्रूव हुई है आपको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ दिलाने के लिए, यानी आपके लक्षणों में कुछ राहत दिलाने के लिए, जिससे कि आपकी बॉडी को टाइम मिल जाता है रिकवरी का, और आपकी इम्यूनिटी अगर इससे फाइट बैक करके वापस आती है तो आपकी इम्यूनिटी आपको बचा ले जाती है इस वायरस से। तो यही समय जो है ये डॉक्टर आपको दिलवा देते हैं, इसीलिए जल्दी से जल्दी आपको अपने डॉक्टर को संपर्क करना बहुत जरूरी है। तो सबसे बढ़िया जो इसका इलाज है मैं आपको बताऊं दोस्तों, वो है प्रिवेंशन, यानी इससे बचाव। कुछ अगर हाइजीन हैबिट्स हम अपनी बना ले तो इससे बचा जा सकता है दोस्तों। तो हाइजीन हैबिट्स में सबसे पहले आता है, अगर आपको खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो आपकी हैबिट होनी चाहिए कि जब आप छींके या खांसें तो अपनी कोहनी में छींके या खांसें, ताकि वायरस जो है आपके हाथ पे लगे ही नहीं। अगर वायरस आपके हाथ पे नहीं लगेगा तो इधर उधर आप कोई भी चीज टच करो या किसी से हाथ मिलाओगे तो उसके फैलने का खतरा कम हो जाएगा। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है आपको। अगर आपको छींके खांसी आ रही है, आप मास्क का यूज भी कर सकते हो। नॉर्मल जो सर्जिकल मास्क आता है, जो सस्ता सा मिलता है, जो सिंगल डे डिस्पोजेबल मास्क है, वो आप यूज कर सकते हो अगर आपको छींक या खांसी आ रही है। तो ये कोरोना वायरस को तो बाहर निकलने से नहीं रोक सकता है, लेकिन जितनी ड्रॉपलेट्स आप अपनी सराउंडिंग में फैलाओगे वो ड्रॉपलेट्स अंदर ही कंटेन हो जाएंगी ज्यादातर, इसीलिए फैलने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हो दूसरों को बचाने के लिए। अब जिनको कोरोना वायरस नहीं है वो खुद को बचाने के लिए क्या करें, तो सबसे पहले तो हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बार बार अपने हाथ धोइए। हो सकता है आपने किसी ऐसी चीज को टच कर लिया हो किसी पब्लिक प्लेस पे जिसको एक कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड पेशेंट ने टच किया है, तो आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, साबुन से और पानी से बहुत अच्छे से अपने हाथ धोइए। कम से कम 20 सेकंड तक आपको अपने हाथ धोने हैं। अगर आपके पास साबुन पानी अवेलेबल नहीं है तो आप किसी एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का भी यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर कम से कम 70% एल्कोहल डलाओ। अगर आपके आसपास शॉप्स पर सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं है तो मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसका लिंक अभी आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं आप घर पर ही सैनिटाइजर कैसे बनाएं। इसके अलावा बहुत मारामारी चल रही है आजकल मास्क की भी। कोई N95 मास्क लेने के लिए भाग रहा है, कोई N99 मास्क लेने के लिए भाग रहा है। मास्क के रेट इतने बढ़ चुके हैं, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई चल रही है, डॉक्टर्स के पहनने के लिए मास्क नहीं है। तो मास्क के लिए बिल्कुल क्लियर मैं आपको एक बात बता दूं, जो नॉर्मल सिंगल डे डिस्पोजेबल मास्क हैं, अगर आपको बीमारी नहीं है, कोई भी आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं है, तो आपको डिस्पोजेबल मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। वो जो नीले रंग का डिस्पोजेबल मास्क आप खरीद के पहनते हो, सर्जिकल मास्क डॉक्टर यूज करते हैं सर्जरी के टाइम पे, वो अगर पहनते
हो तो वो आपको पहनने की जरूरत नहीं है अगर आप बीमार नहीं हो तो। उल्टा वो आपको और ज्यादा बीमार बना सकता है मास्क। रीजन क्या है इसका? ये मास्क जो बनते हैं ये अंदर की ड्रॉपलेट्स को बाहर ना निकाला जाए इसके लिए बनते हैं, यानी वो अंदर के मटेरियल को अंदर रखने के लिए बने हैं, लेकिन बाहर से जो भी वायरस बैक्टीरिया है वो आपके अंदर आराम से जा सकते हैं इस मास्क में भी। और आप सोचिए अगर वायरस बैक्टीरिया उसके फ्रंट वाले साइड से अंदर जा रहे हैं तो उस पर चिपकेंगे भी, और जनरली हमारी हैबिट नहीं होती है मास्क पहनने की, तो हम मास्क को आगे से टच कर लेते हैं, और आगे से जैसे ही टच करोगे तो आपके हाथ में वायरस बैक्टीरिया लग जाएंगे, जिससे कि आपको इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आप बीमार नहीं हो तो आप मास्क नहीं पहनोगे। तो कोरोना वायरस जो है वो खुद उसका मैक्सिमम साइज जो है 0.1 माइक्रोन है। ये जो गलत अफवाहों वाले मैसेज फैल रहे हैं बाहर कि 400 से 500 माइक्रोन का इसका साइज है, बहुत बड़ा साइज है, तो नॉर्मल मास्क से ही बच जाओगे आप, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं। दूसरी चीज जो N95 और N99 मास्क ले रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ये 0.3 तक के पार्टिकल साइज को बाहर रोकने की क्षमता रखते हैं, और इसको लगाने से उल्टा, अगेन मैं वही बात रिपीट करूंगा कि इसको लगाने से सफोकेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। कई लोगों को मैंने देखा उनकी दाढ़ी बड़ी हुई है फिर भी उन्होंने ये वाला मास्क लगा रखा है N95 को लगाने का एक तरीका है, आपको ऊपर एक लिंक दिखाई दे रहा होगा जिसमें मैंने मास्क के बारे में सारी डिटेल बताई है, आप मेरी वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें आपको पता लगेगा N95 लगाने का सही तरीका, N99 लगाने का सही तरीका, सर्जिकल मास्क यूज करने का सही तरीका, और किस केस में आपको मास्क यूज करना चाहिए, किस केस में नहीं करना चाहिए, ये सब आपको वहां पता लगेगा। तो मास्क आप यूज मत कीजिए अगर आप बीमार नहीं है तो, बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता देता हूं मैं। अगर आपको आसपास कोई बीमार आदमी दिखाई दे भी रहा है और आपने मास्क नहीं पहना है तो घबराने की बात नहीं है, आपको केवल उससे 1 मीटर की दूरी बना के रखनी है, क्योंकि 1 मीटर के अंदर अंदर ड्रॉपलेट्स सेटल डाउन हो जाएंगी तो आप तक ड्रॉपलेट्स नहीं पहुंच पाएंगी, तो सिर्फ आपको दूरी बनाकर रखनी है। पब्लिक गैदरिंग से आपको जनरली बचना है, जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ है, 1 मीटर की भी दूरी आप नहीं बना के रख पाते हैं, ऐसी गैदरिंग से आपको बेसिकली बचना है। बार बार अपने फेस को हाथों से टच मत कीजिए। हो सकता है कभी आपने हैंड सैनिटाइज ना किए हो, हाथ ना धोए हो, किसी ऐसी चीज को टच किया हो, लेकिन जहां पर इन्फेक्टेड वायरस है तो आपको जैसे ही वो वायरस आपके हैंड पे आएगा तो ये सारा वायरस जो है वो आपको इन्फेक्ट कर देगा और ये कोरोना वायरस आपके अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आप जानवरों के कांटेक्ट में आने से बचें, आप ऐसे एरियाज में जाने से बचें जहां ऑलरेडी इन्फेक्शन चल रहा है। अगर आप कोई भी एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं, किसी भी तरीके का मीट, मांस, मच्छी, ऐसी कोई भी चीज अगर आप खा रहे हैं, कोई एनिमल प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो अच्छे से पका करके, प्रेशर कुकर में अच्छे से पका करके उसको खाइए, ताकि कोई भी वायरस बैक्टीरिया अगर उसके अंदर है तो मर जाए। अगर आपको बीमार फील हो रहा है तो आप घर में रहिए ताकि दूसरों में ये इन्फेक्शन ना फैले। आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जितनी बातें मैंने अभी समझाई हैं वो सब अपने दिमाग में डाल के रखिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितनी भी भ्रांतियां, जितने भी भ्रम लोगों को हो चुके हैं, जितनी गलत फहमियां हैं, जितनी हाफ नॉलेज है, वो सब लोगों को पता लगे एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, हमें क्या करना है, क्यों करना है, वो सब उनको क्लियर हो जाए कोरोना वायरस के बारे में। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आंसर्स मेरे पास कोरोना वायरस को लेके आए हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैं एक अलग बनाने वाला हूं, उसको भी आप देखिएगा। ऊपर लिंक आपको अभी दिखाई दे रहा है, इसी लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन आंसर की वीडियो पे आप चले जाएंगे। तो दोस्तों, कोरोना वायरस की अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे जैसे ही मैं आपको अपडेट करूंगा। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।